नमस्कार दोस्तों, स्वागत होगा चल पे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार के सामने मौत जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव होने के बाद अब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए। बताएंगे आपको कौन सा एग्जिट पोल किस तरीके के नतीजे दे रहा है दोस्तों, कहां पर परिवर्तन की बात कही जा रही है और कहां पर हंग असेंबली की बात की जा रही है। बताएंगे पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता ने 150 सीटों का किया है दावा और राहुल गांधी ने कर्नाटक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहते हुए कर्नाटक चुनाव में जीतने का किया है बड़ा दावा। बताएंगे और क्या कुछ कहा है उन्होंने। इसी के साथ में बेल्लारी के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे से जमकर भिड़े हैं दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला। और इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के घर पहुंची जनता, नेता से लिया गया सारा सामान वापस किया गया है दोस्तों और बीजेपी के खिलाफ वोट देने की बात कही गई है। बताएंगे क्या है पूरी कहानी। और इसी के साथ में तमिलनाडु के अंदर बीजेपी के नेता ने दे दिया ऐसा बयान कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई है दोस्तों। इसी के साथ में कर्नाटक के अंदर जनता को जब हुआ तो ईवीएम को जनता ने गाड़ी से निकालकर तोड़ डाला, जिसके बाद 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में क्या कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र की सरकार भी गिरेगी। आज सुप्रीम कोर्ट से 16 विधायकों पर आने वाला है बड़ा फैसला। साथ साथ दोस्तों बीजेपी के नेता चुनाव के दिन अपने बयान पर पलटने लगे और मुसलमानों और ईसाइयों से वोट की अपील करने लगे हैं। बताएंगे आपको क्या हार दिखाई देने लगी है। और इसी के साथ में महाराष्ट्र के अंदर धर्म सभा बुलाकर फिर से मुस्लिम समाज के लोगों के प्रति नफरत भरे भाषण दिए गए हैं दोस्तों। और पहलवानों ने बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को दिया है एक बड़ा चैलेंज। बताएंगे क्या कुछ कहा गया है, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटक की जनता ने इस बार परिवर्तन के लिए वोट डाला है और 38 साल के बाद एक बार फिर से प्रथा बनी रहेगी और सरकार जो पहले थी उसके बाद बदलकर दूसरी सरकार बनेगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जोड़ लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी पी मार्क की ओर से दावा किया गया है कि इस बार कर्नाटक में हंग असेंबली होगा, यानी किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी मैक्सिमम 108 सीटें जीतेगी, बीजेपी मैक्सिमम 100 सीटें जीत सकती है और जेडीएस एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में आएगी, इस तरीके का दावा किया गया है। हालांकि अगर इस तरीके के समीकरण भी रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी निर्दलीय के साथ मिलकर सरकार बना सकती है दोस्तों, क्योंकि 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए 112 से लेकर 113 सीटें चाहिए और ये आंकड़ा निर्दलीयों के साथ मिलकर भी जुटाया जा सकता है अगर रिपब्लिक टीवी पी मार्क का आंकड़ा ठीक होता है तो। वहीं पर एक और एग्जिट पोल सुवर्णा न्यूज जन की बात की ओर से की गई है, जिसमें 94 से लेकर 117 सीटें बीजेपी को बताई गई है, 91 से 106 सीटें कांग्रेस पार्टी को बताई गई है। लेकिन इस सर्वे की खामी यह है कि इसने 23 सीटों का मार्जिन लिया है, यानी दोस्तों आंकड़ा जारी करने के लिए इतना बड़ा रेंज लिया गया है कि आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी माने तो कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बहुमत से बन सकती है, बीजेपी की भी बन सकती है और हंग असेंबली भी हो सकती है, यानी कुछ भी कंक्लूसिव यहाँ से निकल नहीं रहा, तो इस सर्वे को रिजेक्ट ही कर सकते हैं। वहीं पर TV9 भारतवर्ष की ओर से कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम 98 सीटें जीत सकती है, जबकि मिनिमम बीजेपी को 88 सीटें मिलेगी, कांग्रेस पार्टी को 99 और 109 के बीच में सीटें मिलने वाली है दोस्तों। अगर आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो इसमें दो कंक्लूजन निकलकर सामने आता है। पहला ये कि अगर बीजेपी 88 सीटें जीतती है तो कांग्रेस पार्टी 109 प्लस 3 उम्मीदवार निर्दलीय के साथ मिलकर सरकार बना लेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बड़ी बात यह कि अगर बीजेपी का आंकड़ा 98 पहुंचता है तो भी हंग असेंबली होगा, तब जेडीएस तय करेगी किसकी सरकार बनेगी, यानी या तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी या तो हंग असेंबली होगा। इस तरीके का दावा TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल में किया गया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ दोस्तों अब जी न्यूज मैट्रिक्स एजेंसी की ओर से स्पष्ट कांग्रेस पार्टी को बहुमत की बात कही गई है। इसके आंकड़े की माने तो भारतीय जनता पार्टी का मैक्सिमम आंकड़ा 94 तक पहुंच सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी बहुमत के 112 के आंकड़े को पार करके 118 तक पहुंच सकती है। यानी इस ओपिनियन पोल की माने तो या तो कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस पार्टी की निर्दलीय के साथ मिलकर सरकार बनेगी। दोनों केस में एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना यहाँ पर बिना जेडीएस के लगभग असंभव है। साथ साथ दोस्तों एबीपी न्यूज के सी वोटर की ओर से भी अंतिम आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट मिल सकते हैं। सीटों की बात करें तो बीजेपी को 83 से 95 सीटें मिल सकती है, यहाँ भी 12 सीटों का रेंज लिया गया है। कांग्रेस पार्टी को 100 से 112 सीटें बताई जा रही है, जबकि जेडीएस को 21 से 39 सीटें मिल सकती है। दोस्तों इन आंकड़ों को देखें तो कांग्रेस पार्टी या तो बहुमत हासिल कर लेगी या फिर त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा, यानी हंग असेंबली हो जाएगी। यानी दोनों केस में आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी को या तो सरकार बनाने का मौका मिलेगा या फिर हंग असेंबली के तहत जेडीएस किसी के साथ में मिलकर भी सरकार बना सकती है। तो देखते हैं सी वोटर के एग्जिट पोल के दावे भी इसी तरीके के रवैया दिखा रहे हैं दोस्तों। वहीं पर टाइम्स नाउ ETG की ओर से कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिखाई जा रही है, जबकि बीजेपी को 85 सीटें और जेडीएस को 23 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। अकेला ये ओपिनियन पोल है जिसमें स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी को बहुमत बिना लाग लपेट के दिखाया गया है, यानी किसी रेंज की कोई बात नहीं की गई है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप न्यूज़पेपर के सर्वे की बात करेंगे तो टाइम्स नाउ के नव भारत ने एक एग्जिट पोल कराया है। उन्होंने जो दावा किया है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी को मिनिमम 106 सीटें और मैक्सिमम 120 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 78 से 92 सीटें मिल सकती है। यानी यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा एवरेज अगर आप
नाप लेंगे तो 113 के पास पहुंच जाएगा, जबकि जेडीएस को 20 से 26 सीटें और बीजेपी को 78 से 92 सीटें मिल सकती है। यहाँ पर भी 14 सीटों का गैप लिया गया है दोस्तों। तो कुल मिलाकर ज्यादातर एग्जिट पोल का मानना है कि कम से कम 12 से लेकर 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में बेल्लारी में वोटिंग के दौरान जबरदस्त बवाल देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए, जिसके बाद जबरदस्त मारपीट देखने को मिली है। आपको बता दें कि केंद्रीय निर्वाचन क्षेत्र के बूथ संख्या 159 और 160 पर आमने सामने आ गए। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जमकर हाथापाई हुई है। चुनाव के दौरान इस तरीके की हाथापाई दिखाता है कि कितना इंटेंस ये पूरा चुनाव रहा है दोस्तों। राहुल गांधी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपने बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने चुनाव में असली लड़ाई लड़ी है, लोगों के इर्द गिर्द मुद्दों को ले जाकर लोगों के हितों की बात की है। मैं उन सभी कर्नाटका के लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो भारी संख्या में उमड़ कर आए एक प्रोग्रेसिव फ्यूचर के लिए। मैं उन सभी लोगों का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन स्वीकार करता हूं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही मेहनत से काफी खुश हैं दोस्तों। वहीं पर कर्नाटका की 224 सीटों पर वोट डाले गए और वोट के दौरान एक नया नजारा देखने को मिला। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि कर्नाटका में बीजेपी के विधायक और अन्य नेताओं ने लोगों को रिझाने के लिए, मतदाताओं को लुभाने के लिए साड़ियां बांटी, उपहार बांटे गए, रिश्वत देने के प्रयास किए गए, लेकिन ग्रामीणों ने अपनी साहस पूर्वक कार्रवाई करते हुए इसे भिक्षा बताते हुए अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के बीच भ्रष्टाचार के 40% वाले पैसे बांटने की कोशिश की गई है, लेकिन जनता में तो 40% बीजेपी सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। इसके बाद भाजपा को समझ में नहीं आया, फिर भी उन्होंने लोगों के बीच में जाकर पैसे बांटने की कोशिश की, साड़ियां बांटने की कोशिश की। लोगों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीटी रवि और उनके समर्थकों के द्वारा दी गई साड़ियों में आग लगाते हुए लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। नाराज मतदाताओं ने कथित तौर पर वोट के बदले दी जाने वाली साड़ियों को जला दिया, जिसके वीडियो इंटरनेट पर शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाजपा के लोग 40% कमीशन वाली सरकार को बचाने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन जनता इसका करारा जवाब दे रही है। जनता जाग चुकी है, परिवर्तन हो चुका है। देखते हैं दोस्तों इलेक्शन के रिजल्ट किस तरीके के सामने आते हैं। साथ आपको बता दें कि मैंगलोर के अंदर कांग्रेस पार्टी और जेडीएस कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस की ओर से भी कार्रवाई की गई है। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका के मांड्या के अंदर भी एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिस पर बीजेपी के नेताओं को अब थोड़ी शर्म करनी चाहिए, क्योंकि मांड्या कर्नाटका क्षेत्र में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और एमएलए नारायण गौड़ा के द्वारा दी जा रही साड़ियां और करप्शन के पैसे और बर्तनों को वापस लौटाया है दोस्तों। गंजीगेरे गांव की महिलाओं ने उन्हें दी जा रही रिश्वत को अस्वीकार करते हुए बीजेपी के एमएलए नारायण गौड़ा को वापस ये साड़ियां और ये पैसे लौटा दिए हैं। नाराज महिलाओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे विरुद्ध नारेबाजी करते हैं, दलित विरोधी बयान देते हैं और उसके बाद ये पैसा बांटकर हमसे वोट लेने की उम्मीद करते हैं। हम इस बार पैसा लेकर या साड़ी लेकर वोट कतई नहीं करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों कर्नाटका में इस तरीके से जनता का जो रिस्पांस सामने आया है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये मुंह छुपाने वाली स्थिति है, शर्मनाक स्थिति है। साथ साथ डीके शिव कुमार जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र से, वहां पर 80% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं दोस्तों। 5 बजे तक ही बीते रात वोट डाले गए थे और जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार आज इलेक्शन कमीशन जो आंकड़े जारी करेगा उसमें कम से कम 90% वोट तो कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है। इस तरीके की बम्पर वोटिंग किस तरीके के संकेत दे रही है, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। साथ साथ महाराष्ट्र के एटीएस के द्वारा हाल ही में गिरफ्तार किए गए डीआरडीओ के डायरेक्टर प्रदीप कुरुलकर पर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। उनकी पुरानी तस्वीर शेयर की गई है जो आरएसएस के लोगों के साथ में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के नाक के नीचे डीआरडीओ का पदाधिकारी जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है वो पाकिस्तान के लोगों को जानकारी दे रहा था, हनी ट्रैप में फंसा हुआ था। सवाल यह है कि पेगासस कहाँ है, इस खबर पर मीडिया चुप क्यों है। उन्होंने आरएसएस से बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि असली हनी ट्रैप तो शाखा में होता है। बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस ने पिछले हफ्ते कुरुलकर को पुणे से गिरफ्तार किया था। एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तानी एजेंट जो महिला है उसकी विवादित अश्लील तस्वीर के एवज में देश के खुफिया तंत्रों से जुड़े हुए और देश के स्ट्रेटेजिक मामलों से जुड़े हुए कई सारे सीक्रेट शेयर किए हैं। ब्रह्मोस, अग्नि और एंटी सैटेलाइट मिसाइल की भी जानकारियां दी गई है। जो अपडेट सामने आई है दोस्तों, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। उम्मीद की जा रही है कि पूरे मामले पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मीडिया वालों को भी ये मुद्दा उठाना चाहिए दोस्तों। यानी आरएसएस से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति है जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, एक तरीके से देशद्रोह का ये पूरा मामला है। साथ साथ तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार ने प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है दोस्तों। ये केस एनके द्वारा जारी किए गए डीएमके फाइल्स और उससे संबंधित आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उठाया गया है। चेन्नई में लोक अभियोजक ने मामला दर्ज कराया है। आपको बता दें कि एमके स्टालिन को बदनाम करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है और मानहानि के मुकदमे पर देखते हैं किस तरीके से आगे कदम उठाया जाता है दोस्तों। पर कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दौरान बुधवार को कम से कम 3 जगह पर हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। विजयपुरा जिले के बसन बागेवाड़ी तालुक के अंदर भी अधिकारियों के द्वारा ईवीएम ले जाया जा रहा था। जो
लोगों को समझ में नहीं आया, उन्होंने पूछा और सही से जवाब नहीं मिलने के बाद तोड़फोड़ की गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तोड़ा गया है, वीवीपैट को भी तोड़ा गया है। दरअसल गाड़ियों में भी वीवीपैट और ईवीएम मिलने के बाद लोगों का शक और ज्यादा गहरा गया दोस्तों। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए 25 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल यह है कि ईवीएम को लेकर लोगों के मन में जो डाउट है उसे दूर क्यों नहीं कर पा रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन बोले, कहा मैं कर्नाटक के चुनाव को लेकर पहली बार एक प्रिडिक्शन करने जा रहा हूं। मैं कहता हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर 153 प्लस माइनस सीटें जीतेगी, यानी 149 सीटें जीतेगी या फिर 157 सीटें जीतेगी। ये आंकड़ा कांग्रेस पार्टी का रहेगा। अजय माकन की ओर से यह दावा किया गया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। वहीं पर अमेठी के गौरीगंज कोतवाली में मतदान के एक दिन पहले सपा के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर बीजेपी के प्रत्याशी के पति को जमकर पीटा है। इस दौरान खूब गाली गलौज देखने को मिली है दोस्तों। पुलिस तमाशबीन खड़ी रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के अंदर आज दूसरे चरण के वोट डाले जाएंगे और उससे पहले इस तरीके के घमासान सामने आया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बीजेपी लोगों को गोवा से कर्नाटक क्यों भेज रही है? कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि इलेक्शन से एक दिन पहले बड़ी संख्या में गोवा से लोगों को कर्नाटक भेजा गया है। चुनाव के मद्देनजर ये एक बड़ी साजिश हो सकती है। कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके नेताओं ने आरोप लगाया है दोस्तों। साथ साथ महाराष्ट्र में पिछले कई महीनों से चल रहे राजनीतिक घमासान का अंत जल्द होने वाला है। आज यानी 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई की जाएगी। साल 2022 में जून के महीने में एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों ने शिवसेना की सरकार गिराकर उद्धव ठाकरे की सरकार गिराकर अपनी सरकार बना ली थी और इस पूरे मामले पर 16 विधायकों के बागी होने पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या निर्णय लिए जाते हैं। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर भी बाई पोल हुए थे। समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव हुए, जिसमें रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोट डाले गए दोस्तों। इस दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। स्वार सीट पर उपचुनाव के दौरान सपा की तरफ से आरोप लगाया गया कि पुलिस मतदाताओं को वोट डालने से रोक रही है। सपा से इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई है दोस्तों। समाजवादी पार्टी ने कहा कि रामपुर के स्वार विधानसभा के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र टांडा, दड़ियाल, लांबा खेड़ा और अकबराबाद, रसूलपुर, फरीदपुर, खेमपुर, मिलकाजी में मुस्लिम मतदाताओं को पुलिस के द्वारा वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। बार बार आईडी चेक करने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। मतदाताओं को पुलिस पीट रही है, इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। साथ साथ दोस्तों डीके शिव कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी का एक पुराना ऑडियो सुनवाया, जिस ऑडियो में प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आज जो भी लोग वोट डालने जाएगा सबसे पहले सिलेंडर की पूजा करके जाइएगा, क्योंकि सिलेंडर के दाम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बढ़ा दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 2013-14 के ही चुनाव के दौरान भाषण था दोस्तों। उसी भाषण को डीके शिव कुमार ने अपने वीडियो में लगाते हुए सिलेंडर की पूजा की है और वोट डालने के लिए निकले हैं। कुल मिलाकर उनके सोशल मीडिया पर ये वीडियो डालने के बाद भाजपा के नेता तेजस्वी सूर्या को कुछ नहीं सूझा तो बोले कि डीके शिव कुमार आखिरकार पूजा करने लगे। ये भी अच्छी बात है। सवाल ये खड़ा होता है कि दोस्तों डीके शिव कुमार हमेशा से पूजा करते हैं, लेकिन जो उन्होंने मुद्दा उठाया है काफी सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन बीजेपी के लोग इससे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई के कारण जनता त्रस्त है। यहाँ तक कि सिलेंडर और रोजमर्रा के जीवन यापन के लिए जो चीजें इस्तेमाल की जाती है उसके दाम भी आसमान छू रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग इस तरीके के गंभीर मुद्दे पर कुछ भी बेतुकी बयान देकर आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ के.एस. ईश्वरप्पा जो इससे पहले कह रहे थे कि मुस्लिम समाज का उनको वोट नहीं चाहिए, चुनाव के दिन कहने लगे कि राष्ट्रवादी मुस्लिम और ईसाई उनको वोट करेंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी के नेता जो मुस्लिम समाज के वोट नहीं चाहिए इस तरीके का बयान दे रहे थे, आखिर कैसे अपने बयान पर पलट गए हैं। साथ साथ दोस्तों सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई के बीच प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान पहुंचे हैं। राजस्थान में कई परियोजना का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने माउंट आबू में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले राहुल गांधी भी राजस्थान के माउंट आबू पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर जैसे ही पहुंचे बीजेपी में आपसी गुटबाजी भी देखने को मिली है दोस्तों। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में उसने राज्य को अलग थलग किया जा रहा है और यही बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में भी बीजेपी के बड़े नेता नजर नहीं आए हैं। साथ साथ उद्धव ठाकरे ने दंगे करवाने की साजिश रची थी। बीजेपी के नेता नीतीश राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाए हैं। राणे ने कहा कि संजय राउत बहुत बड़े भूमाफिया हैं, उनके लिए उनको किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो कितना बड़े भूमाफिया हैं इसके बारे में किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। अलीबाग में उन्होंने जबरदस्ती जमीन हथियाई है। नीतीश राणा ने कहा कि मैं बेलगाम के मराठी लोगों से कहना चाहूंगा कि बेलगाम के मेरे मराठी लोग ऐसे भूमाफिया की बात ना सुने। नीतीश राणा ने संजय राउत पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनको इस चपटे पैर वाले चोर की बात नहीं सुननी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके की बयानबाजी का दौर लगातार महाराष्ट्र में जारी है। साथ साथ गैर कानूनी तरीके से रोकी गई फिल्म की स्क्रीनिंग स्टालिन और ममता सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। द केरला स्टोरी के निर्माता लगाने लगे कई और आरोप और वरिष्ठ वकील को हायर किया गया है। देखते हैं दोस्तों किस तरीके का नतीजा निकलकर सामने आता है। साथ साथ अधिकार संगठनों के एक समूह और संबंधित नागरिकों ने महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को बीते 30 अप्रैल को मुंब्रा में सकल हिंदू समाज द्वारा आयोजित एक हिंदू जन जागरण सभा कार्यक्रम में दिए गए सांप्रदायिक और नफरत फैलाने वाले भाषणों के बारे में
लिखकर चिंता जाहिर की है। संगठनों के पत्र में लिखा गया था कि कई वक्ताओं को उक्त कार्यक्रम में भाग लेते हुए देखा गया है। एक कठोर दक्षिणपंथी बहिष्कारवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए भड़काऊ भाषण दिए गए, जिसके माध्यम से विशेष रूप से हमारे देश के मुस्लिम नागरिकों और समाज के लोगों को टारगेट किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके के कई सारे कार्यक्रम देश के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जो काफी ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। दोस्तों इसके साथ में आप प्रधानमंत्री हैं या पिक्चर के प्रमोटर हैं। यूपी में ओवैसी ने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा, कहा कभी केसीआर कभी नीतीश कुमार के पैरों में पड़े रहते हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सामने इनकी लड़ाई काफी ज्यादा कमजोर है। ये लोग बीजेपी को चुनाव नहीं हरवा सकते हैं और यही बड़ा कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह घूमकर नगर निकाय के चुनावों का भी प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों कुल मिलाकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने आप को स्थापित करने की लगातार कोशिशें कर रही है। देखते हैं समाजवादी पार्टी से किस तरीके से काउंटर करती है। वहीं पर पहलवानों की याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट। 12 मई को सुनवाई होगी। दरअसल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले पर बुधवार को दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। न्यायाधीश ने प्रदर्शनकारी पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अदालत ने पुलिस को 12 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने का समय दिया है। दोस्तों जब तक मामले में आगे की सुनवाई नहीं की जाएगी, पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और 28 अप्रैल को इस मामले में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। साफ बता दें कि वोटिंग के बीच कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धरमैया ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग धन बल का इस्तेमाल करके कर्नाटका का चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका ये प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। साथ बरेली के दरगाह अल्लाह हजरत परिवार के मौलाना तौकीर रजा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का बदला लेना है, आजम खान की जिल्लत का बदला लेना है। उन्होंने कहा कि फरीदपुर नगर पालिका से आईएमसी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के समर्थन में की गई जनसभा में ये बातें कही गई है। दोस्तों साथ पहलवान साक्षी मलिक की ब्रजभूषण को चुनौती, कहा नार्को टेस्ट करवाकर खुद को निर्दोष साबित करो। दरअसल दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच 2016 रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने भारतीय कुश्ती संघ के ब्रजभूषण शरण सिंह को चुनौती दी है। उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह को नार्को टेस्ट कराने का खुला चुनौती दिया है। साक्षी ने कहा कि अगर WFI के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह को 7 पहलवानों के द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद बेगुनाह साबित होने का भरोसा है तो लाई डिटेक्टर नार्को टेस्ट करवाए। विरोध करने वाले पहलवानों ने भी कहा कि आज ब्रजभूषण शरण सिंह उसी कामों में लिप्त है। कई और आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों कुल मिलाकर देखते हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की जो बात कही गई है, क्या ये चुनौती स्वीकार करेंगे WFI के अध्यक्ष। दोस्तों कर्नाटका में वोट डालकर वापस लौटे प्रकाश राज बोले, कहा सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ वोट डाला है मैंने। कर्नाटका को खूबसूरत बनाना मेरा काम है। मैं चाहता हूं कि कर्नाटका में इस बार ऐसी सरकार बने जो सबका भला कर पाए। साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बुर्का पहनकर कर्नाटका में पत्थरबाजी करने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि सुरेंद्र राजपूत ने वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बुर्का पहनकर कर्नाटका में पथराव कर रहा था। ये भक्तों भाजपा के खिलाफ साजिश मत कहना, अभी बीजेपी सरकार ही है, मोदी जी कपड़े से पहचानो। कुल मिलाकर दोस्तों कर्नाटका में चुनाव प्रचार के दौरान भी माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही होगी और इसीलिए इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों की ओर से रिस्पांस सामने आ रहा है। साथ आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में 4 महीने में अब तक 21 लोग लापता है। गायब होने वाले 2 नाबालिग लड़की भी शामिल है। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम से लापता लोगों को खोजने के लिए परिजन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। छतरपुर जिले की पुलिस ने दावा किया है कि लापता हुए लोगों में से 9 लोगों को खोजने में सफलता मिली है और बाकियों की खोज लगातार जारी है। साथ दोस्तों मणिपुर के अंदर जिस तरीके की हिंसा हुई है उसमें सारे समाज के लोग प्रताड़ित हुए हैं। मणिपुर में हिंदू पलायन कर रहा है, ये बात खुद RSS के मुखपत्र बता रहा है। मोदी राज में अब हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस पार्टी की ओर से ये बयान देते हुए तंज कसा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर क्षेत्र में 2 समाज के बीच में आपस में मतभेद बताया जा रहा है, जिसमें एक मेतुआ समाज है और दूसरा कुकी समाज है। जिसमें मेतुआ समाज के ज्यादातर लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, जबकि कुकी समाज के ज्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं और दोनों समाज के बीच में आपसी संघर्ष के कारण भारी संख्या में दोनों समाज के लोगों को पलायन करना पड़ा है और यही मुद्दा उठाते हुए लोगों ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही कर्नाटका में चुनाव खत्म हुए राजस्थान में प्रचार करने पहुंच गए, जिसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मीडिया वालों ने पूछा कि प्रधानमंत्री आए थे चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए, तो अशोक गहलोत बोले कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी चुनावी मोड में है, कोई नई बात नहीं है। अगर नगर निगम का भी चुनाव होगा तो भी प्रधानमंत्री प्रचार करने के लिए आ जाएंगे। साथ साथ दोस्तों यूपी में निकाय चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। देखते हैं कहां पर किस तरीके का वोटिंग पैटर्न रहता है। अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बरेली, बदायूं, शाजापुर, पीलीभीत, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, कानपुर नगर, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा के साथ साथ बांदा, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, मिर्जापुर और सोनभद्र और भदोही के अंदर आज वोट डाले जा रहे हैं। दोस्तों 13 मई को यहाँ पर भी नतीजे सामने आएंगे। तो कुल मिलाकर कर्नाटका के चुनाव के साथ साथ तमाम ओपिनियन पोल के रिजल्ट और
उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव के भी रिजल्ट आएंगे तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 13 तारीख का इलेक्शन का रिजल्ट। साथ बीजेपी नेता की हिम्मत देखिए, थाने में आकर विधायकों को गाली दे रहे हैं। राकेश प्रताप सिंह के समर्थन में उतरे संजय सिंह। आप लोग की इस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट योगी कैबिनेट से जुड़ी आई है, जहां पर द केरला स्टोरी को पूरी टीम ने बैठकर देखा है। फिल्म को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि इससे पहले बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया था और ऐसे में दोस्तों अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी टैक्स फ्री किया गया है, जबकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के अंदर इस फिल्म पर बैन लगाई गई है। साथ साथ दोस्तों एक और बड़ी खुशखबरी आपको दे दे कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के अंदर 122 से 140 सीटें जीत रही है। आज तक ये एक्सिस माई इंडिया के अंदर एकदम सेटल्ड ओपिनियन पोल दिया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को कम से कम 122 सीटें और मैक्सिमम 140 सीटें दिखाई जा रही है, यानी इसमें प्रचंड बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की बन रही है। दरअसल दोस्तों जैसे ही 6:30 बजे के आसपास इलेक्शन खत्म हुए, 7 बजे तक सारे न्यूज चैनल वालों ने होड़ मचाने के लिए जल्दी जल्दी एग्जिट पोल दे दिया, लेकिन अब पूरा मामला सेटल हो गया है। तो देर रात को जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। आप लोग को जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।